गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वी टू रिटेल के बारे में बात करेंगे। तो वी टू रिटेल तो हमें पता है एक वैल्यू रिटेलर है। आपका महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, इस एरिया से इमर्ज हुआ और अभी ये पूरे नेशनल लेवल में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर आकाश अग्रवाल इनके प्रोमोटर हैं। तो उनके ही द्वारा ये कंपनी चल रही है अभी। तो अगर आप देखेंगे ना, ये कंपनी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों बनती है? ये कंपनी क्या है, आप देखिए पिछले काफ़ी समय से बहुत ही कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इनका जो बेस है, अपने हाई बेस पे भी ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, और हमेशा इनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो अपने अपने ही गाइडेंस से बेटर ही होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने जो स्टोर्स वगैरह हैं इनके, मतलब वी टू के जो भी स्टोर्स होते हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो मर्चेंडाइजिंग होती है, जो आपकी असॉर्टमेंट होती है उन कपड़ों की, है ना। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है, एक जो अपने स्टोर को है ये लोग पूरा प्रोसेस ड्रिवन बना दिए हैं। मतलब प्रोसेस ड्रिवन मतलब क्या, सारी टेक के वाया किस तरह से सामान आना है, किसकी कौन सी सप्लाई, कौन सा सामान बिक रहा है, वेयर हाउस में कितना सामान खाली हो रहा है, कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी खाली हुई है, कौन सा एम्प्लॉई एट्रिशन हो रहा है। अभी क्या होता है ना, इनके जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जो लोकल, मतलब जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कपड़े वगैरह दिखाते होंगे, वो आपके दिखेंगे, वो जनरली मिनिमम वेज के आसपास काम करते हैं, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि क्विकली अपने, अगर थोड़ा सा भी कोई उनको 500 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देता है तो वो लोग जॉब छोड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो वहाँ पे एट्रिशन ज़्यादा होता है, तो बट उससे भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड हो रखी है ना। तो उस तरह से आपको देखना है इस कंपनी को। ओके। अभी अभी देखिए ये कंपनी करना क्या चाहता है, जैसे मैंने आपको बोला ये अभी तो एक्सपांड किया है। जैसे अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स आज के डेट में इसके, तो लगभग 270 प्लस स्टोर्स हैं इसके, है ना। तो अभी देखिए ये लोग अभी बिहार यूपी वाले जगह से और एक्सपांड किया इन्होंने। जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। इन सभी जगहों में जाके ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। इवन तमिलनाडु में भी एक्सपांड कर रहे हैं ये लोग। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है, जनरली जब आप किसी कंपनी को देखते हो और जब आप किसी बाहर के एरिया में जाके उनका एक्सपांशन देखते हो, तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या उनका वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा उन नए वाले जगहों पे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अब किसी भी कंपनी की अगर आपको ये देखना है कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल है अपने जो भी चीज़ कहती है उसको एग्जीक्यूट करने में, तो आप उनके नए स्टोर्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए। आप पीएन गडकरी को हम देखते हैं कि वो अभी महाराष्ट्र से बाहर गया है और वो लोग कहते हैं हमारे इंदौर वगैरह के स्टोर्स में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे ना वी टू रिटेल के केस में, तो वी टू रिटेल के केस में क्या होता है, जनरली ये लोग जो कुछ केपीआईज रखते होंगे ना, किस तरह के हमारे पैरामीटर्स हैं नए स्टोर्स में, वहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो नहीं आएगा, बट जो आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट होती है, तो इनका जनरली जनरली रहता है कि अराउंड जो पुराने स्टोर्स है इनके, उसका उससे लगभग 70% पे रहे। तो अभी जो इनके नए स्टोर्स है उस पर लगभग 70 से 72% का सेम स्टोर्स पर सेल्स पर स्क्वायर फीट आता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये तो हो गया, आप मान लीजिए अगेन जो एक्सपांड करते हो आप कोर एरिया में भी करते हो और फोकस एरिया में भी करते हो, या आप बाजार स्टाइल से भी देख सकते हो। मतलब जो कोर इनका जो टेरिटरीज हो गया, बिहार यूपी वाला जो टेरिटरी है वहाँ से, और जो इवन आपके फोकस एरिया हो गया, चलिए लेटर सपोज कि तमिलनाडु इनका एक फोकस एरिया है, गुजरात इनका फोकस एरिया है, तो वहाँ पे भी जब जाके ये लोग एक्सपांड करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे जो डिफरेंस आता है सेल्स पर स्क्वायर फीट में लगभग 2% का ही आता है। तो ये दिखा रहा है कि इनकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो कितनी स्ट्रांग है। फिर ये लोग अपने ब्रांड को कैसे लेवरेज करते हैं, तो देखिए अगर आप इनका ये देखोगे ना, जो रेंट वगैरह वाले कॉस्ट हैं वो भी कम हो रहे हैं। वो कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये लोग अभी जो शहरों के जो एकदम प्राइम लोकेशंस होती है, वहाँ पे अपने स्टोर्स नहीं बनाते हैं। ये लोग जो कस्टमर की कन्वीनियंस होती है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी होगी, रोड से कनेक्टिविटी होगी, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने ब्रांड को लेवरेज किया, तो ब्रांड अगर इनकी अच्छी है तो मैं अगर थोड़ा दूर भी शॉप लगाऊँगा तो कस्टमर खुद ब खुद मेरे शॉप पे आएगा लेने के लिए। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं ये लोग, है ना? ओके। और एक और चीज़, अभी जो कंपनी का विज़न है, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इनकी अभी कुछ ओमनी चैनल प्रेजेंस नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में ही थॉमस स्कॉट को डिस्कस किया था। तो वो कंपनी छोटे स्केल पे है, उनका फोकस मोर ओमनी चैनल पे है ना। ब्रिक एंड मोर्टार पे तो अभी उनका कम है। तो अगर आप वीडियो डिटेल को देखोगे तो ये अभी ओमनी चैनल पे नहीं है। तो लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने ऐसे ही इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी जो ब्रांड आपकी इतनी अच्छी है तो आप ओमनी चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो? तो कंपनी वही कहती है हम एक टेक का पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना होगा ना, उसके लिए बैकएंड संभालना होगा। तो जो इनकी टेक वाली जो इनका मतलब बेसिकली एम है ओमनी चैनल बनने में, तो ये लोग ऐसे करते हैं कि क्या करेंगे, अपनी जो इन्वेंट्री है, इनकी जो शॉप्स वगैरह होंगी, उनमें इन्वेंट्री पहले से लगी हुई है ना। तो उन इन्वेंट्री को लेवरेज करेंगे, इनको नया इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे। इट्स लाइक आप चाहिए ना, ये जैसे स्विगी वगैरह काम करता है उस कंसेप्ट पे काम करेंगे। मैं ऑनलाइन ऑर्डर दूंगा, मैं इनकी जो शॉप्स होंगी उनसे ही वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करके, या फिर जो वेयर हाउसेज होंगे इनके, उसी इन्वेंट्री को यूज करके आप
लोगों को डिस्पैच कर दोगे। तो इस तरह से ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी होगा इनका गोइंग फॉरवर्ड। तो वो चीज़ के बारे में ये लोग नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे, ठीक है। अब आप जब किसी भी वैल्यू रिटेलर को देखते हो, आप इस कंपनी को देखिए या बजाज एयरटेल को देखिए या फिर जितने भी हमारे विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, जितने भी कंपनीज हैं, उनको अगर आप देखोगे ना, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन इस क्वार्टर में भी इनका आई थिंक 20% के तो ऊपर ही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है। बट ऑल्दो वो आपका देखेंगे ना, दीपावली शिफ्ट हुआ था आपका, है ना, नवरात्रि या दीपावली वाला जो पीरियड है वो आपके सितंबर में आ गए थे, तो वहाँ से उनको बूस्ट मिला है। तो इसी कारण इट्स बेटर टू लुक एट इन अ नॉर्मलाइज्ड बेस। तो नॉर्मलाइज बेसिस पे देखोगे तो इनका गाइडेंस जो जनरली रहता है, सिंस अभी तो बेस बड़ा हो गया ना, तो 8 से 10% का गाइडेंस रहता है, बट उसको जनरली बीट ही करते हैं। तो अगर H1 में अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक 11-12% के बीच में आया है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, है ना। तो ये चीज़ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप किसी भी वैल्यू रिटेलर को देखते हो, मैंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात कर ली, आप चलेंगे हम लोग जो स्टोर एक्सपांसन है, जो इनका Q1 था वहाँ पे आई थिंक अराउंड इनका जो स्टोर एक्सपांसन था वो 43 था, ठीक है। Q2 H1 के एंड में लगभग 70 स्टोर एक्सपांसन हो गया है। तो अगर आप नेट स्टोर से जोड़ के देखोगे ना, एट द एंड ऑफ H1 वो हो गया है आपका 259 स्टोर्स, ठीक है। अब लास्ट ईयर जब इन्होंने ईयर खत्म किया था तो 189 स्टोर्स थे इनके। तो वहां से अगर आप बढ़ा के देखिए, लगभग 70 स्टोर्स इन्होंने H1 में ही खोल दिया है। तो इनका जो पुराना गाइडेंस था अपने स्टोर ओपनिंग का, वो आपका था कि 100 स्टोर इस साल में खोलेंगे हम लोग। अब अभी आपने देखा क्वार्टर टू अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ में इन्होंने QIP रेज किया था 400 करोड़ का, है ना। तो इन्होंने पहले भी बोला था कि जब हम जो QIP रेज करेंगे उसका जो पर्पस होगा, दो तीन पर्पस है। पहला जो पर्पस था इनका कि एक तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग बेस्ट पे मास्टर बने, है ना, सेक्टर में। और दूसरा अपने स्टोर एक्सपेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे कि वहीं पे आई विल कम बैक अगेन। तो अभी हम लोग स्टोर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने गाइडेंस क्या किया है, अभी पहले 100 स्टोर था, अभी देखेंगे 70 स्टोर इन्होंने ऑलरेडी खोल दिया था H1 के एंड में। और अगर आप देखेंगे ना, अभी अभी जब ये कॉन कॉल हुआ है उसके पहले इन्होंने लगभग आई थिंक 15-20 स्टोर्स और खोल दिए। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, लगभग 16 स्टोर्स ऑलरेडी खोल दिए हैं। तो देखा जाए तो 70 प्लस 16 86 स्टोर्स, 86 ऑफ द इनिशियल 100 स्टोर्स का जो गाइडेंस था FY26 का, उन्होंने ऑलरेडी खोल दिया है। तो अगेन काफी कंजर्वेटिव हो गया ना इस केसेस में, और आपने QIP भी कर लिया है, तो कंपनी का भी फोकस वही था। अभी देखिए कंपनी नए स्टोर्स खोलने में कैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है हम नए स्टोर्स खोलें। तो मैंने आपको दो पैरामीटर ऑलरेडी बोल दिया है। एक तो देखिए नए जो लोकेशन है वहाँ पे देखिए इनका जो स्टोर है कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिर्फ डेल्टा 2% का डिफरेंस है। दूसरा चीज सेम, जो इनकी स्टोर की थ्रूपुट है, थ्रूपुट क्या होता है, आपके स्टोर से कितना सेल्स आ रहा है एज कम्पेयर टू जो पुराने स्टोर्स है। तो उसमें लगभग हमने देखा कि 72 से 73% हो रहा है, और इनका जो टारगेट होता है वो आपका 700 रुपीज़ पे होता है। सॉरी, हाँ, 700 तक टारगेट लेके चलते हैं अब, ठीक है। और अनदर थिंग, अभी देखिए आज के डेट में इनके जो जितने भी स्टोर्स है ना, मतलब 259 स्टोर्स लेके चल रहा हूँ मैं H1 के एंड पे, इनमें से एक भी स्टोर ऐसा नहीं है जो एबिटा लेवल्स पे पॉजिटिव नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो स्टोर्स 1 साल से पुराना हो। अब किसी स्टोर को मैं ऐसा थोड़ी है कि भाई आज खोला हूँ कल से ही मान लूंगा कि भाई उसमें दुकान में कोई मेरे आया नहीं है, मैं उसको नेगेटिव दे दूंगा उस चीज़ के बारे में। तो अगर आप ओवरऑल इनका जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है ना, उसमें से सिर्फ एक ही स्टोर है, वो भी 1 साल से कम समय हुआ है उसको खुले हुए, मतलब 4 या 5 महीने ही हुए हैं खुले खुले होने में, जहाँ पे इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है ना, वो लगभग 500 रुपए से कम आ रहा है, ठीक है। और जो इनका टारगेट होता है कि अगर 500 रुपए से ऊपर आएगा तो हम उसको एबिटा लेवल्स पर ब्रेक इवन मान लेंगे। मतलब क्या है, स्टोर अपनी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, एम्प्लॉयज का रेंट हो गया, है ना, बिल्डिंग का रेंट हो गया, उन सभी चीज़ों को खुद से दे पाता है। तो आप देखिए ना, ऑलमोस्ट इसके जो 1 साल से पुराने स्टोर है सभी एबिटा लेवल से पॉजिटिव है, ठीक है। और जो रिसेंट में भी खोले हैं वो सारे भी एबिटा लेवल पॉजिटिव है एक्सेप्ट ओनली वन स्टोर। तो आपको ये दिख रहा है कि स्टोर की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी स्ट्रांग है। ये इनको कॉन्फिडेंस देता है कि हम नए स्टोर्स को खोल सके। तो इसीलिए इन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है यहाँ पे। और जो अभी का गाइडेंस इन्होंने दिया है लगभग 130 स्टोर्स का दिया है। अब अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट देखोगे ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला FY25 के एंड में इनका 189 स्टोर था, FY26 के एंड में कितना हो जाएगा, 189 प्लस 130 कीजिए आप, 319, है ना, जो भी नंबर है। तो देखिए यहाँ पे एकदम प्लीज रिमेंबर यहाँ पे कि इनका जो स्टोर एक्सपांशन रेट हो गया FY25 से FY26 में लगभग लगभग 60 से 70% के बीच में, आई थिंक 68% आता है। प्लीज कीप दिस नंबर इन माइंड, आई विल यूज दिस इन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये हो गया इनका स्टोर एक्सपांशन का रेट, ओके। अभी तो ये चीज हो गया। अभी मैं QIP पे बात कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। अभी देखिए आप स्टोर एक्सपांड करोगे, साथ ही साथ आपको वेयर हाउसेज भी लगेंगे ना, आप कितने नए नए जगह में जाओगे। जैसे आई थिंक अभी इनकी कर्नाटका में लगभग 17 दुकानें हैं, ठीक है। और कर्नाटका में इनको काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन मिला है, वहाँ की लोगों ने काफ़ी उनको मतलब बेसिकली अप्रिशिएट किया होगा, मतलब कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा है दुकान में बेसिकली। तो अभी ये लोग कर्नाटका में अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे आके एक्सपांड करेंगे और स्टोर्स खोलेंगे, है ना। और फिर बाकी तमिलनाडु में भी जा रहे हैं नाउ।
अगर FY26 का इनका जो प्लान्स है स्टोर एक्सपांशन का वो सही रहा, तो ये लोग जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पे 150 स्टोर्स खोलेंगे। सो अगेन 50% के ऊपर वहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। तो आप देखिए इनका अगले साल, अभी देखिए FY25 एंड हुआ है तो 189 स्टोर्स थे, अगले 2 साल में कितना हो गया 130 प्लस 150 250 स्टोर्स। तो अगले 2 साल में ये लोग अपने स्टोर्स को डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो द काइंड ऑफ एक्सपांसन, ह्यूज एक्सपांसन ऑन द स्टोर फ्रंट आप यहाँ पे देख सकता है। जब इतना एक्सपांड करते हो तो लोगों को क्वेश्चन यही आता है कि आप क्या एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी तक तो जो इनकी प्रोसेस रही है उसमें हमें उसमें कोई दिखता नहीं है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन होता है वहाँ पे। अब वेयर हाउसेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, वेयर हाउसेस अब ये 150 स्टोर खोलेंगे ना, तो अभी देखिए स्टोर इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी इनका जो एक स्टोर का जो साइज होता है वो लगभग आप मान लीजिए रफली 10,500 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। अभी स्टोर आप लगाओगे उसमें क्या क्या चीज़ें रखोगे, एक तो आपका केपेक्स लगेगा, दूसरा इन्वेंट्री लगेगा। अगर मैं केपेक्स और इन्वेंट्री का दाम जोड़ देता हूँ तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है, पर स्टोर पे। अभी इनको खोलना है 150 स्टोर, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इनका जो पूरा स्टोर का केपेक्स आएगा ना, इनका लगभग आता है 380 करोड़, जिसमें लगभग 25 से 30 करोड़ जो रुपए हैं वो आपके इसके हैं, वेयर हाउसेस के हैं, क्योंकि आपको वेयर हाउसेस बनाना पड़ेंगे ना कुछ कुछ। हब एंड स्पोक मॉडल पे देखते हैं लोग, एक जगह पे मैंने सेंटर पे वेयर हाउस बनाया, उससे मैं कुछ अगल बगल के जितने भी एक सर्कल लिया मैंने, वहाँ पे मैं साइकिल की जो बीच में नॉब होती है उसके आसपास आपके टायर्स होते हैं, तो बेसिकली उन सारे सैटेलाइट एरियाज को मैं सर्व करूंगा उस वेयर हाउस से। तो उसको कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। ओके, स्टोर एक्सपेंशन पे एक और छोटी सी बात, जैसे आप कल्याण ज्वेलर्स को देखते हो या फिर किसी भी रिटेलर्स को देखते हो, वो लोग फ्रेंचाइज मॉडल पे जाते हैं। अब देखिए जो ज्वेलरी कंपनी है ना और ये कंपनी है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, इनका जो केपेक्स का यूज है ना, अनलाइक ज्वेलरी कंपनीज, उनका बहुत ह्यूज केपेक्स लगता है, क्योंकि वहाँ पे तो गोल्ड की इन्वेंट्री होती है, वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वही उनको देखेंगे आप, जैसे पीएन गडगिल का जो वो वाला है ना लाइफ स्टाइल वाला, वहीं पे आई थिंक अराउंड लगभग 10 करोड़ का केपेक्स लगता है उनको पर स्टोर से, 10 करोड़ से ऊपर का लगता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो वहीं देखिए आप यहाँ पे जो वीटू रिटेल है इनको केपेक्स कितना लगता है, 2.5 से 3 करोड़ लगता है। तो वेन यू विल कंपेयर रिलेटिवली, यहाँ की जो इनकी बैलेंस शीट होती है थोड़ी सी एसेट लाइट है ना, और तो केपेक्स ये लोग भी कर रहे हैं। हाँ, तो और इसीलिए इस कंपनी को ये लेवरेज मिलता है कि ये अपने ब्रांड को डाइल्यूट ना करे बाय गोइंग थ्रू द फ्रेंचाइज रूट, है ना। और तो फ्रेंचाइज तो इतना अच्छा काम कर ही रहा है हमारे देश में, बट वो वाला कंसर्न होता है, तो कंपनी कहती है कि सिंस हम अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, सारी चीज़ों पे प्रोसेस में कंट्रोल रखना चाहते हैं, हम वहाँ पे ब्रांड डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, और आगे जाके देयर इज नो प्लान ऑफ फ्रेंचाइजीज ओपनिंग इन द स्टोर्स। सो जितने भी स्टोर्स है सारे कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड ही होंगे एक तरह से। तो ये हो गया। ओके, अब हम लोग क्यूआईपी के बारे में बात करते हैं ना। क्यूआईपी का जो पर्पस था, एक तो मैंने हमें ऑलरेडी बोल दिया कि द पर्पस ऑफ क्यूआईपी वाज टू, वन, वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव करेंगे मतलब क्या, जितने भी डेप्ट है उसको पे कर देंगे तो मेरी बैलेंस शीट लाइट हो जाएगी। अब मेरे बैलेंस शीट में लिक्विडिटी आ जाएगी, उस लिक्विडिटी का मैं यूज कहाँ करूंगा, जो मेरे क्रेडिटर्स होंगे, जो मेरे ये बेलाकासा और जितने भी हमारे किटेक्स विटेक्स इस टाइप की कंपनीज होती है ना, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो लोग क्या करेंगे, इनके लिए जो कपड़े होंगे, इनके ये लोग क्या करेंगे, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इनके प्राइवेट लेवल्स नहीं बनाते हैं, जो बचे हुए हैं नॉन प्राइवेट लेवल्स वाले, तो उन पे जाएंगे, उनको पैसे जल्दी पे कर देंगे। ठीक है, उनको पैसे जल्दी पे कर दोगे आप, देखिए हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है ना, मैं उनको पैसे जल्दी पे करूंगा तो बदले में मैं उनसे डिस्काउंट लूंगा, तो क्या होगा, मैं उनको पैसे जल्दी पे कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग 1.5 से 2% जो है ना, बिल डिस्काउंटिंग मान लीजिए इसको, आप इसको बहुत सा एस डी फिनसर्व का मॉडल से समझ सकते हो, कल्याण ज्वेलर के मॉडल से भी समझ सकते हो। तो बेसिकली उससे क्या होगा, मेरे एबिटा पे, सिंस मेरा थोड़ा सा ये मतलब क्रेडिट साइकिल बढ़ जाएगी ना, तो फिनांस कॉस्ट वगैरह जो लगना है वो कम हो जाएगा, है ना। बट एट द सेम टाइम आप ऊपर देखिए, जो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कम हो जाएगा, तो ग्रॉस मार्जिन है वहाँ पे थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट दिख सकती है। तो वो वाली चीज़ है, इस तरह से इसका मॉडल वर्क करेगा। तो ये फर्स्ट यूज है इनका आपके क्यूआईपी का, और उसी के वाया ये लोग क्या करेंगे, अपने स्टोर की जो एक्सपांशन है उसको भी तेज कर देंगे। और तीसरा चीज क्या है इनका, एक और आप एक जनरल चीज देखिए ना, जो ये लोग अपने क्रेडिटर्स को मतलब वेंडर्स को जो पैसे पे करेंगे, ये एक तरह से क्या है, इसको आप पैसे भी देखिए, इन जनरल आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथनिंग की बात भी समझ सकते हो। तो आप ऐसे समझिए कि क्या होता है, हमारे देश में एमएसएमईज बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 700 मिलियन ऐसा कुछ एमएसएमईज है हमारे कंट्री में। तो वो सभी हमेशा कैश क्रंच रहते हैं, उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको हमेशा रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी क्रेडिट मिल जाए ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकें। तो इसलिए वो लोगों को प्रेफरेबल रहता है कि हम भले ही हमें 1.5 से 2% अगर डिस्काउंट पे देना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी तो वो लोग जाके बैंकों से वो बिल डिस्काउंटिंग करते ही हैं, बैंक्स और एनबीएफसी से, तो इससे अच्छा है कि हम वे टू डेट को ही सस्ते में पैसे मतलब सस्ते में थोड़ा
थोड़े कम रुपए ही उनसे ले, वैसा वाला चीज़। तो इस तरह से डिस्काउंट मिलता है और बाकी कुछ केपेक्स प्लान्स के लिए यूज़ करेंगे और कुछ इनके जो कॉर्पोरेट ओवरहेड्स होंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। एंड फाइनल चीज़ जब आप इस तरह से करते हो ना काम, तो बेसिकली क्या होता है, आपका आपके जो वेंडर्स है उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो उससे क्या होगा, मैं मान लीजिए सपोज कीजिए मैं बेलागासा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई विल बिकम अ एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर फॉर वी टू रिटेल और मैं बाकी इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वी मार्ट एंड ऑल दोज़ कंपनीज़, उनके पास नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से होता है। तो इससे एक लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ उस वेंडर का रिलेशन बनता है। तो इसी में अगर आप देखेंगे तो कुछ-कुछ इनके कंपनीज़ है, उन्होंने कुछ इनके वेंडर्स जो है, उन्होंने इनके साथ ये किया है बेसिकली कि भाई हम आपके एक्सक्लूसिव वेंडर्स बनेंगे। तो ये इनका प्लान्स है क्यूआईपी की तरफ से और स्टोर एक्सपांशन के बारे में। ओके, ओके, अभी देखिए, मैं नंबर्स के बारे में क्या ही बात करूँ, तो मैं आपको एक बार पीपीटी से कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिखा देते हैं। सो तो अभी आप देखिए, रेवेन्यू इनका तो इंक्रीमेंट हुआ है लगभग 86% पे। ग्रॉस प्रॉफिट अगेन सिंस इकोनॉमी ऑफ स्केल है तो वहाँ पे 91% दिखता है और एबिटा लेवल्स पे भी आपको जंप दिखेगा, पैट लेवल पे काफी सिग्निफिकेंट जंप दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर 2 में क्या होता है ना, लास्ट ईयर में ये लोग आपके लॉस रिपोर्टिंग कंपनी थी, ठीक है। आई थिंक 0.2 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, तो पैट पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मिली है इनको। तो सिमिलरली मैट्रिक्स आपके रिपीट होते हैं H1 के एंड पे भी। तो अभी देखिए, बाकी जो मैट्रिक्स हमने सारे ऑलरेडी बात कर दी। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ये दिखाता है कि स्टोर्स में फुटफॉल ज़्यादा है। स्टोर्स काउंट के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। फुल प्राइस सेल्स 90% के ऊपर है, अगेन काफ़ी गुड मैट्रिक्स है। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल रिस्क थोड़े से बढ़ जाएंगे। नेट वर्किंग कैपिटल रिस्क क्यों बढ़ेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट बोला है कि जो अपनी क्रेडिट साइकिल है, जो अपने ये वेंडर्स है ना, उसको क्रेडिट जल्दी देंगे ना, तो बेसिकली मेरे बैलेंस शीट पे लिक्विडिटी रहनी चाहिए। तो जो इनका क्रेडिट डेज है वो लगभग 55 से लगभग 30 से 35 डेज के बीच में आएगा। तो इसको मैं बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो कंपनी है ना, उसको अगर क्रेडिट डेज बढ़ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे उनके फाइनेंस कॉस्ट वगैरह में भी कमी दिख रही है। तो वो चीज़ है, उस तरह से आप देखिए, है ना? तो वो वाली चीज़ है। तो क्योंकि जो अपनी लिक्विडिटी को यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उस कारण वर्किंग कैपिटल डेज़ थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। ओके, ओके। अभी देखिए एक और चीज़, जब भी जितना ये लोग स्टोर्स खोलेंगे ना, तो स्टोर्स खोलने में जो ये लोग आरओई टारगेट कर रहे हैं, अभी तो इनका आरओई जो है, वो आई थिंक आपका 20% प्लस है, लगभग 22% के आसपास इनका आरओई आता है। तो ये लोग जो भी स्टोर्स खोलेंगे, उसमें टारगेट रखते हैं अपना कि लगभग अराउंड हमारा 20% के ऊपर आरओई और आरओसी प्रोफाइल रहे। तो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ने का बात कर रहा है। ओके, अभी देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। बाकी सारी चीज़ें मैंने बात कर ली। स्टोर इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी देखिए, अगर आप इन कंपनी को देखोगे ना, तो इसका देखिए केपेक्स और इन्वेंटरी के बारे में मैंने बात कर ली। तो अभी जैसे इनका इनका पूरा जो टोटल नेट स्टोर एरिया है ना, लगभग 27 लाख है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टोर इकोनॉमिक्स बताई है, तो वो आप वहाँ से ट्राई कीजिएगा कैलकुलेट करना। अगर आपको नहीं आएगा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा वहाँ पे भी। तो वो चीज़ अभी है देखिए। अब अगर मैं प्राइवेट लेवल्स वगैरह के बारे में बात करूँ, तो प्राइवेट लेवल इनका इन्होंने बोला था कि हम धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। सेम आपका बाज़ार स्टाइल भी उसी तरफ से जा रहा है। अ, तो इनका आई थिंक लास्ट ईयर में इनका प्राइवेट लेवल लगभग 25% था। तो अब देखिए, जब मैं अगर प्राइवेट लेवल की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मैं तो चाहूँगा ना कि मुझे उससे जो मेरी प्रॉफिट्स है, ग्रॉस मार्जिन्स है, वहाँ पे मुझे कुछ फ़ायदा मिले, है ना? अभी देखिए, कोई भी मॉडल जैसे होता है ना, इफ द कोड वर्क्स डोंट डिस्टर्ब इट वाली चीज़। तो अगर जो मेरा मॉडल वर्क कर रहा है, तो मैं इसको डिस्टर्ब क्यों करूँ? तो कंपनी ये देखता है कि अगर प्राइवेट लेवल से मुझे 20% से ज़्यादा थ्रूपुट नहीं मिलता है, तो व्हाई विल आई गो टू द प्राइवेट लेवल? तो कंपनी उस चीज़ में इसलिए ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो लास्ट ईयर आई थिंक देखेंगे ना आप, लगभग 25% इनका प्राइवेट लेवल था। वो बढ़ के आई थिंक 35% आया है और अभी नेक्स्ट समर तक ये लोग 40-45% के बीच में लेके जाने की बात करते हैं। ओके, हैविंग सेड ऑल दीज़ थिंग्स, नाउ हाउ इज़ द आउटलुक लुकिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट H2? अभी देखिए, विंटर आ जाता है, तो विंटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है, बड़े कपड़े होते हैं, है ना? तो वो चीज़ है। और देखिए, अभी जैसे ला नीना हुआ, हमने पूरे कंट्री में देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, तो समर्स डिलेड हो गए। तो कंपनियों का जनरली देखेंगे, समर में तो उतना ज़्यादा वैसे भी सेल्स रहता नहीं है। जनरली क्वार्टर 2 जो होता है इनका, वो वीक होता है। तो उसके बावजूद भी अभी देखिए फेस्टिवल्स आ गया है, H2 स्ट्रॉन्ग होता है, तो कंपनी को वहाँ पे भी अट्रैक्शन दिख रहा है। तो वो चीज़ है। और बाकी सिंस ला नीना जब होता है, तो वहाँ पे आपके विंटर्स भी जल्दी आ जाते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि जो विंटर्स होंगे आपके, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। तो कंपनी को अगेन वहाँ पे विंटर में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो उसके लिए जो इन्वेंटरी बिल्डअप होती है, वो कंपनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ 2 या 3 महीने पहले से ये लोग अपनी इन्वेंटरी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हो गई इनके बारे में। ओके, हाँ, एक जो क्वेश्चन अभी की देखिए क्या होता है, जभी भी कोई इंसान अच्छा करता है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड न्यूज़ वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैं। पॉलीकैब के साथ ये हुआ, कल्याण ज्वेलर्स के साथ अभी कुछ महीने पहले मोतीलाल ओसवाल ओसवाल वाला केस हुआ था।
अभी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के साथ में वो वर्ल्ड बैंक वाला इशू आ गया। वीटो डिटेल में जब इनके कुछ प्रोमोटर वगैरह ने किसी ने एग्जिट किया था तो वहाँ भी बहुत नेगेटिविटी आई थी। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। अभी देखिए वीटो डिटेल इतना अच्छा कर रहा है अभी। और आपको बोलता हूँ कार ट्रेड के बारे में लास्ट क्वार्टर में वो आ गया था कि जेएम फाइनेंशियल्स का ब्रोकरेज ने उसके रिपोर्ट कम कर दिया है। पूरे रिन्यूएबल सेक्टर में अभी ये चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट पीपीएस कैंसिल कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मीडिया में आर्टिकल सर्कुलेट होंगे, तो आपको फोकस परफॉर्मेंस पे करना है। तो अभी देखिए इस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गया है कि बहुत सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स उन्होंने कंपनियां छोड़ दिया है। तो कंपनी ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे लोग हमारे एक्सेप्ट एक एचआर वाले पर्सन जो कि कल्चर का इशू होता है उसलिए लोग छोड़ते हैं। उसके अलावा किसी ने कुछ कंपनी छोड़ी नहीं है। तो अगेन दैट पॉइंट इज टोटली क्लियर। दूसरा मैंने आपको जो एट्रिशन रेट होता है आप देखिए ना, कल्याण ज्वेलर्स का भी मैंने आपको माई कल्याण वाला जो ग्रासरूट लेवल है वहाँ पे भी एट्रिशन ज़्यादा होता है। वैसे ये कंपनी के जो स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं जो मैंने बोला आपको कि वेज पे काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिकली सेंसिटिव एम्प्लॉयज है टू द सैलरी स्ट्रक्चर्स। 500 1000 रुपए की भी सैलरी चेंज पे वो कंपनी छोड़ देता है। तो वो कंपनीज में एट्रिशन ऑफ कोर्स आता है। तो अगर मैं आपको कुछ एट्रिशन के नंबर बताऊँ ना, लगभग 20% के तो ऊपर इनका एट्रिशन है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी सी। हाँ, लगभग 50% एट्रिशन है वहाँ के लेवल लेवल पे। तो बट मैंने आपको ये भी बोला कि कंपनी में यही कहता है काफ़ी क्वार्टर से आप देखिए ना, इनका जो चीज़ें हैं वो काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन हो गई है। जिस मेथड पे अभी आपका बाजार स्टाइल भी जाने की बात कर रहा है, तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी को उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगेन हमें उस चीज़ का आपको वो जो प्रूफ है वो आप इनके नंबर्स वगैरह में भी दिखता है। ओके, अभी देखिए मैं अब आता हूँ गाइडेंस वाले पार्ट पे। अभी देखिए अगर आपको कंपनी को 50% पे ग्रो करता है, करने की बात कर रहा है, नेशनल लेवल प्लेयर बनने की बात करता है कंपनी, ठीक है। तो अगर आपको 50% पे ग्रो करना है तो ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वन योर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। पुराने स्टोर पे कैसा ट्रैक्शन आता है, आप नए स्टोर्स खोलते हो उसके ऊपर आता है। अब जो नया स्टोर खोलते हैं आप, तो वो तो डे वन से तो पूरा पुराने स्टोर जैसा काम नहीं करेगा ना। जैसे अगेन 70% पे काम करता है इनके केस में, है ना। तो आपको अगर 50% लाना है, 10% आपका मान लीजिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आ गया, आपको 40% स्टोर तो फिर भी 40% तो स्टोर से लाना पड़ेगा। बट वो 40% लाने के लिए आपको 40% से ज्यादा स्टोर खोलना पड़ेगा, क्योंकि 70% पे काम करता है। तो आप 40 को 0.7 से डिवाइड कीजिए, तो लगभग आपको आएगा 60% के ऊपर इनको स्टोर खोलने पड़ेंगे। तो जो गाइडेंस है इनका, अगर आप देखेंगे स्टोर ओपनिंग गाइडेंस अगर आप देखते हो तो 60 से 70% पे इनका स्टोर ओपनिंग गाइडेंस है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। और विद द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो 8 से 10% के बीच में है। अगर आप 60 से 70% स्टोर्स खोलोगे तभी आपका जो टॉप लाइन है वो आपका 50% पे आएगा। नाउ सेकंड थिंग, ग्रॉस मार्जिन पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख सकता है। बट अगेन लोग जो गाइडेंस देते हैं ना वो अराउंड आपका 28% के आसपास ही देते हैं। ग्रॉस मार्जिन क्यों इंप्रूव होगा, जो मैंने आपको वर्किंग कैपिटल वाली चीज बताई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। बट ऑन द एबिटा लेवल्स ऑल्दो आप देखेंगे, मैंने आपको ये भी कहा कि जो इनके रेंटल कॉस्ट है वो कम हो रहे हैं। बट रेंटल कॉस्ट कितना होता है पूरे कंपनी का, कुछ परसेंट में आएगा ना, 2-3% आएगा, उतना भी नहीं आएगा। तो रेंटल कॉस्ट का बहुत छोटा सा इंपैक्ट है, वो बिल्कुल ही ऑफसेट कर जाएगा जो इनका ह्यूज एक्सपांशन है स्टोर ओपनिंग का। मैंने आपको ये जो इनका टोटल एरिया है ना, 27 लाख स्क्वायर फुट जो एरिया है, अभी देखिए स्टोर ये लोग कितना खोल रहे हैं हर साल, लगभग 60% के ऊपर खोल रहे हैं अभी। तो अगर मैं एवरेज के लिए स्टोर का जो एवरेज एरिया है उसको सेम मान लो, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट मान लेता हूँ। तो जितने जितने नंबर्स में स्टोर बढ़ेगा उतने नंबर्स में मेरा एरिया बढ़ेगा। तो अभी जो कंपनी का बेसिकली आप ये समझ लीजिए एरिया है पूरा इंडिया के लेवल पे, मतलब इनके जो स्टोर्स का एरिया है वो भी लगभग 50-60% पे ग्रो कर रहा है। तो जब आप इतना एरिया इतना बढ़ा दोगे तो उस पर आपको जो एबिटा लेवल पे है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह जो है, आपके रेंट वगैरह जो है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाएगा। तो अभी कंपनी कहता है भविष्य में जब जागे इनका जो एरिया का इंक्रीमेंट है, फिर जो स्टोर का इंक्रीमेंट है 10-15% पे आएगा, तो वहां पे हमको वो एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगा। तो अभी के लिए जो एबिटा मार्जिन है कंपनी अराउंड 8% पे ही लेके चलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। देखिए ये नेगेटिव तब होता जब इनकी पूरी ऑपरेशनल मैट्रिक्स खराब हो जाती है ना। कि भाई क्वेश्चन बहुत ये आता है कि मार्जिन पे एक्सपेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ऐसा नहीं है ये लोग मार्जिन डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने मार्जिन को बना के ये लोग एक्सपांड कर रहा है और इतना रैपिड पेस पे एक्सपांड कर रहा है। चाहे तो ये लोग आज के डेट पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज ले सकता है, बट वहां पे फिर आपको ग्रोथ चली जाएगी। तो इट इज ऑन यू टू डिसाइड कि आपको ग्रोथ चाहिए या फिर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए। तो वो चीज है ना। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू लुक फॉर द कंपनी। अब कुछ बात अगर हम करें, ओके मैंने आपको एबिटा लेवल्स वगैरह की बात कर दी, ये सारी चीज बात कर लिया हमने। ओके, ठीक है। अभी फाइनली गवर्नेंस वाली चीज के बारे में बात कर ली। अभी देखिए कुछ रिस्क वगैरह के बारे में कंपनी बात करता है। तो जितनी भी कंपनीज होती है ना, खास करके कपड़े की दुकानें जो होती हैं, मतलब इन जनरल मर्चेंडाइज स्टोर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, रिटेल या होलसेल। तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि भाई जो कपड़े की डिमांड है वो मेरी चल ना जाए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है
इन्वेंट्री एज्ड हो गई। तो कंपनी कहती है कि हमारी जो इन्वेंट्री होती है लगभग 1 साल से पुरानी इन्वेंट्री, उसको हम 24% से घटा के लगभग 4% पे ले आए हैं, लेस देन 4% पे ले आए हैं। तो आपको ये भी दिख रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। ओके, दूसरा चीज़ क्या होता है, जो रॉन्ग असॉर्टमेंट, मैं कपड़े की जो लगाता हूँ अपने शॉप्स पे, वो पुराने मतलब नॉन ट्रेंडिंग कपड़े लगा दिया, तो उसको भी जो हमारे कस्टमर्स है वो लेने नहीं आएँगे। तो दूसरा वो रिस्क होता है, और बाकी तो स्टोर की लोकेशन ही खराब कर दी मैंने। और फाइनली जो एग्जीक्यूशन रिस्क है, तो ये 3-4 चीज़ रिस्क की बात करते हैं, बट इन तीनों चारों पैरामीटर पे कंपनी बहुत फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो भी चीज़ हमें दिखेगा। तो ये चीज़ है। ओके, फाइनली सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। ओके, अभी देखिए कंपनी का स्कोप देखिए, स्कोप को देखिए और कंपनी का कॉम्पिटिशन को देखिए। तो अगर आप देखेंगे जो कॉम्पिटिशन के बारे में बात होती है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग एक्सपांड कर रहे हैं। बाजार स्टाइल जो भी है उसने भी लगभग एक्चुअल में आई थिंक 40 स्टोर्स खोले हैं। तो अ, तो कंपनी कहती है कि अभी जो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, और सिर्फ ये कंपनी नहीं कहती है, बाकी पीयर्स को भी देखिए, सबका वर्डिक्ट ऐसा ही रहता है। तो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन द इंडिया। तो अगर आप अभी अभी आप यूएस और यूरोपियन मार्केट देखोगे ना, तो वहाँ पे 1 या 2 लार्ज प्लेयर्स हैं जो कि पूरे नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं वहाँ पे। और इंडिया में तो अभी ये मार्केट स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है ना? लोगों में जो डिमांड है अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में शिफ्ट होने का, और जो यंग पॉपुलेशन है आपकी, जो कि स्टाइल को फ़ोकस करती है, एट द सेम टाइम जो इनका क्वालिटी होता है उसको भी फ़ोकस करता है। तभी तो इस कंपनी का नाम है वी2, मतलब क्या होता है? वैल्यू एंड वैरायटी होता है ना आई थिंक। तो उस चीज़ को फ़ोकस करके चलते हैं। तो कंपनी कहता है अभी तो देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर द कंपनी टू एक्सपांड अप टू 2000 से लेके 2500 स्टोर्स खोलने की कैपेसिटी रखते हैं। और अभी कितने स्टोर्स हैं? आज के डेट में H1 जब एंड हुआ है तो 259 स्टोर्स हैं। तो आप स्कोप को देखिए, अगर प्रोवाइडेड ये कंपनी अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करते रहे। अब वैल्यूएशंस पे तो हम, अगर जो जिस कंपनी का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है, तो वैल्यूएशंस का क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ पे, है ना? सबसे पहली बात तो। और अगर आपको करना भी है वैल्यूएशंस, तो अगेन जिस बेसिस पे इस क्वार्टर में इनका 17 करोड़ आया है, तो आप आराम से निकालिए, तो इसका पेग रेशियो 0.5 के आसपास ही आएगा। तो ये कहने का मतलब है मेरा, तो काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन है, इसको इसको हमें ट्रैक करते रहना है। तो ये चीज़ है। पहले तो मैं सोच रहा था कि आई वुड डिस्कस बजाज स्टाइल आल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट फिर वीडियो लंबा हो जाता, और फिर वी टू डेटा के साथ जस्टिस नहीं होता। दिस दिस कंपनी डिजर्व्स एन इंडिपेंडेंट वीडियो। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।